अच्छा, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मालिक मालिक अगर याद हो तो अब आप नेक्स्ट रिवीजन करने जा रहे हैं टीडीएस टीसीएस। मैं जानता हूँ ये टॉपिक आपको बड़ा हॉन्ट करता है रातों में भी। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे सेक्शंस के साथ आता है, किसका रेट, क्या परसेंटेज, क्या कुछ याद नहीं आता। और जब तक आप इस टॉपिक के पास जाते हो आप अपनी जीवन की सारी उम्मीद खो चुके होते हो। लेकिन इस जीवन की उम्मीद को वापस बनाने के लिए मैं आपका भाई विज्जू सर आपके पास में वापस आ गए हैं और अब आपको करवाएंगे प्यार से मोहब्बत के साथ रिविजन। यस अच्छा जी, तो टीडीएस टीसीएस का रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने टीडीएस टीसीएस एक बार जरूर पढ़ा होगा और इसके बाद ही आप ये रिवीजन को देख रहे होंगे। इस रिवीजन का पूरा लाभ तब ले पाएंगे जब आप इस रिवीजन के साथ, आपका रिवीजन टाइम मैं बचा रहा हूं तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस के ऊपर आप अपना ज्यादा टाइम देंगे तो आपका रिवीजन हो पाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड डिस्कशन मैंने अपडेट कर दिया। ये जो बुक मैं सॉल्व कर रहा हूं ये है मेरी फास्ट ट्रैक बुक। फास्ट ट्रैक बुक से मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं। हालांकि आपके पास ये बुक हो नहीं हो, आपका मॉड्यूल हो, कोई भी टीचर का बुक हो, आप फटाफट इससे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी के टॉपिक के रिवीजन भी मैंने डाल दिए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। क्वेश्चन एंड डिस्कशन भी मैंने डाल दिया है, चेक कर लेना। अमेंडमेंट मैंने डाल दिया है, वो भी चेक कर लेना। और अब हम लोग चालू करते हैं रिवीजन। लेकिन आपको बता दूं, देखने से पहले बेल आइकन को दबा दी, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और काम मैं आपको बता रहा हूं, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, अकेले अकेले इसको एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। यस तो चलिए शुरुआत करते हैं। टीडीएस टीसीएस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपने टीसीएस को कंप्लीट कर देना चाहिए। रीजन इसलिए क्योंकि टीसीएस के अंदर में अमेंडमेंट है। आदमी टीडीएस से इतना बोर हो जाता है कि टीसीएस करता ही नहीं। तो पहले टीसीएस को उठा करके बाजू कर देना और उसके बाद टीडीएस पे आना, ये कभी भी सेंसिबल पॉइंट है। यस तो यहां से हम लोग सीधे जाएंगे कहां पे बेटा, टीसीएस के मामले में। टीसीएस के अंदर में जाएंगे और टीसीएस पहले पढ़ेंगे। आपको सुविधा हो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक समरी चार्ट बनाया हुआ है पूरा टीडीएस टीसीएस का। आपको जो मैंने चार्ट दिए हैं उसके अंदर में भी देख लोगे तो रिवीजन बहुत क्विक हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टीसीएस से, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से। राइट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कौन किससे कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है सर बायर से। सेलर कलेक्ट करता है बायर से। यस सेलर के अंदर में कौन कौन आता है, सेलर के अंदर में कौन कौन आता है, ध्यान से सुनना बेटा। सेलर के अंदर में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी सेलर के डेफिनेशन में आता है। कंपनी, फर्म, एलएलपी सेलर के डेफिनेशन में आता है। अ पर्सन हु इज लायबल टू टैक्स ऑडिट, जो पर्सन टैक्स ऑडिट के अंदर में लायबल है वो भी सेलर के अंदर में इंक्लूड होता है। बायर के अंदर में हर पर्सन आएगा अदर देन, बायर के अंदर में हर पर्सन आएगा अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, क्लब या बायर इन रिटेल सेल, या बायर इन रिटेल सेल। जो रिटेल सेल फाइनल कंज्यूमर है वो टीसीएस के अंदर में नहीं आता, वो टीसीएस के अंदर में नहीं आता एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। यस टीसीएस जो होता है ये लास्ट डे ऑफ द मंथ तक के आपको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। यस और इसके लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है ये भरना पड़ता है 27 EQ 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 जनवरी और 30 अप्रैल को। राइट अच्छा जी, किन किन ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस है? सबसे पहले 206C1 वाले ट्रांजैक्शन कवर होते हैं। 206C1 वाले ट्रांजैक्शन कवर होते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कितना परसेंट आता है बेटा? 5% टीसीएस का रेट है। कितना परसेंट टीसीएस का रेट है? 5%। तेंदू लीव्स कितना परसेंट है? 2.5%। टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर देन फॉरेस्ट 2.5%। टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर देन फॉरेस्ट 2.5%। यस एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 1%। स्क्रैप एंड मिनरल्स 1%। स्क्रैप एंड मिनरल्स 1%। यस और नो? अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सामने वाला असेसी ये डिक्लेरेशन दे देता है कि ये जो ऊपर दिए हुए गुड्स है, ये जो ऊपर दिए हुए गुड्स है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाले हैं या पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाले हैं, अगर असेसी डिक्लेरेशन दे देता है कि ये जो गुड्स है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाले हैं या पावर जनरेशन के लिए यूज होने वाले हैं, तो ऐसे केस में इनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाता। चेक कीजिएगा, no TCS if a declaration in the prescribed form has effected that goods are utilized for the purpose of manufacturing or generation of any power and not for trading। तो ऐसे केस में उनके लिए TCS नहीं किया जाता। राइट इसके बाद आता है कुछ और गुड्स जिसके ऊपर TCS कलेक्ट किया जाता है। पहला पार्किंग लॉट्स, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग राइट्स। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग राइट सभी के ऊपर कितना परसेंट है बेटा? 2%। यस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इतने रिलेवेंट नहीं है जितने रिलेवेंट इसके आगे के बनते हैं। तो इसके आगे के 206C1F जो है ये इंपॉर्टेंट है, 1G जो है ये इंपॉर्टेंट है और 1H जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 206C1F।
2061F कहता है अगर मोटर व्हीकल परचेस हुआ है और मोटर व्हीकल का वैल्यू 10 लाख रुपीस से ऊपर है तो TCS आएगा। सो अगर मोटर व्हीकल आप परचेस कर रहे हैं और मोटर व्हीकल के परचेस का वैल्यू 10 लाख रुपीस से ऊपर है तो TCS आएगा कितने परसेंट के हिसाब से बेटा? 1%। सो TCS ऑन मोटर व्हीकल, TCS ऑन मोटर व्हीकल, राइट, इफ the value who receives the consideration exceeding 10 लाख रुपीस, TCS कलेक्ट किया जाता है बायर से 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन कलेक्ट किया जाता है। इसके लिए एक सर्कुलर भी आया हुआ था कि भैया क्या ये लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, नॉन लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी मोटर व्हीकल के अंदर में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। 10 लाख के ऊपर है तो TCS आएगा 1% के हिसाब से। यस, इसके बाद आता है 2061G, ये दो चीज़ों के ऊपर आता है। एक आता है ये फॉरेन टूर्स के ऊपर और दूसरा आता है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। ज़रा ध्यान से सुनना, दो पार्ट में डिवाइड होता है। फॉरेन टूर, अगर असेसी क्या कर रहा है बेटा? ओवरसीज टूर प्रोग्राम बना रहा है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहा है कहीं से भी, तो जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम बेच रहा है वो TCS कलेक्ट करेगा। जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम बेच रहा है वो TCS कलेक्ट करेगा कितने परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ किसके पास? थॉमस कुक के पास। मैं बोलता हूँ भैया मेरा थाईलैंड का क्या बना दे? टिकट बना दे। मैं कहता हूँ भैया थाईलैंड का मेरा क्या बना दे बेटा? टिकट बना दे। अब वो जब मेरा थाईलैंड का टिकट बनाएगा, सिंस इट्स एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम, वो मेरे से TCS कलेक्ट करेगा कितने बेटा? 5% से TCS कलेक्ट करेगा। सो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज अगर आप खरीद रहे हैं, एनी पर्सन हु रिसीव्स एन अमाउंट फ्रॉम द बायर, यस, shall at the time such amount is paid or such amount is received, whichever is earlier, collect from buyer a sum equal to 5% of such amount as income tax। तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम रहेगा 5% वो कलेक्ट करेगा। अब आते हैं फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। फॉरेन रेमिटेंस किया जाता है। अब फॉरेन रेमिटेंस अगर है, ध्यान से सुनना, फॉरेन रेमिटेंस है दो तरीके से हो सकता है। आपने खुद ने भेज दिया, फॉरेन रेमिट किया, या फिर आपने एजुकेशन लोन लेकर के फॉरेन रेमिट किया। ध्यान से सुनिएगा, आपने खुद होकर के रेमिट किया या आपने लोन लेकर के, एजुकेशनल लोन लेकर के फॉरेन में रेमिट किया। ध्यान से सुनना, अगर आप एजुकेशनल लोन लेकर के फॉरेन में रेमिट कर रहे हैं, अमाउंट बियॉन्ड 7 लाख रुपीज विल बी सब्जेक्ट टू TCS ऑफ 0.5%। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन लेकर के आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। एजुकेशन लोन लेकर के आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर में आपको बियॉन्ड 7 लाख 0.5% का क्या आएगा बेटा? TCS आएगा। 0.5% का क्या आएगा बेटा? TCS आएगा। यस, 0.5% का क्या आएगा आपको? TCS आएगा। चेक कीजिएगा, अगर एजुकेशनल पर्पस है, इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज होगा तो आपको 0.5% का TCS आएगा इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख। यस और नो, राइट। अब अगर आप अदर देन एजुकेशनल पर्पस के लिए बेच रहे हैं ऑथराइज डीलर से, बियॉन्ड 7 लाख रुपीज 5% आ जाएगा। अगर आप ऑथराइज डीलर दे रहे हैं हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंस अंडर द लिबरल रेमिटेंस स्कीम एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज, TCS विल बी एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पे 5% होना चाहिए। TCS विल बी एट द रेट ऑफ 5%। यस मालिक, राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ें कवर हो रही है, रेमिटेंस एंड फॉरेन टूर प्रोग्राम। फॉरेन टूर प्रोग्राम अगर है 5% आएगा, अमाउंट कुछ भी हो, तेल लगाने गया, राइट। दूसरा अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं, रेमिटेंस अगर एजुकेशन लोन लेकर के कर रहे हैं 0.5% का आएगा TCS। अगर रेमिटेंस यस आपको इसका आ रहा है, क्या बोलते अदर देन एजुकेशनल लोन आ रहा है, बियॉन्ड 7 लाख 5%। यस, चलो जी। हालांकि अगर ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम या रेमिटेंस इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई एम्बेसी, कमीशन, लीगेशन, कॉन्स्टिट्यूलेट, तो इनके केस में TCS आता नहीं, इनके केस में TCS आता नहीं। यस, नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा 2061H। ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के चक्कर में TDS का एक सेक्शन आया है। यहाँ बोला जाता है, मान लीजिए अगर सेलर है, मान लीजिए अगर कौन है बेटा? सेलर है, राइट। और सेलर क्या करता है? बायर को वो गुड्स बेच रहा है एक्सीडिंग रुपीज़ 10 लाख। बायर को वो गुड्स बेच रहा है, कितने से ऊपर के गुड्स बेच रहा है? एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख, रादर
नॉट 10 लाख, 50 लाख रुपीज से ऊपर के अगर वो क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है। सेलर मतलब कौन होना चाहिए, सेलर मतलब वो होना चाहिए जिसका प्रीसीडिंग ईयर के अंदर में टर्नओवर कितने से ऊपर जा रहा है, 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है। सेलर मतलब कौन सा सेलर होना चाहिए, जिसका प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है। ये अगर ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख से ज़्यादा का क्या कर रहा है, आपको सेल कर रहा है बायर को, तो ये TCS कलेक्ट करेगा। ये TCS कलेक्ट करेगा कितने से, 0.1% के हिसाब से TCS कलेक्ट करेगा। यस, सो चेक कीजिएगा, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receives an amount of consideration for value of any goods exceeding 50 lakh rupees in the previous year other than the goods exported outside India shall at the time of receipt collect from buyer 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh। तो जितना सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख है उस पर 0.1% का क्या करेगा, TCS कलेक्ट करेगा। मान लीजिए बायर ने अगर पैन या आधार नहीं दिया, तो TCS रेट विल बी 1%। TCS रेट विल बी 1%। अगर बायर ने पैन या आधार प्रोवाइड नहीं किया तो ये TCS क्या करेगा बेटा, 1% अट्रैक्ट करेगा। याद करिए, ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा अगर TDS ऑलरेडी डन हो चुका होगा। तो दिस सेक्शन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इफ TDS इज ऑलरेडी डन। दिस सेक्शन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इफ TDS इज ऑलरेडी डन। यस मालिक, चलो जी, बहुत बढ़िया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर 206CC, ये अमेंडमेंट था। अगर आपको याद हो तो ये अमेंडमेंट था। क्या था सेक्शन, मैं आपको बता देता हूं, राइट। हर व्यक्ति जो क्या करेगा, इसमें नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में अमेंडमेंट था। 206CC बोल रहा था कि भैया हर व्यक्ति जिसका TCS कट रहा है, इसकी जिम्मेदारी है वो सामने वाले को क्या प्रोवाइड करे, पैन नंबर प्रोवाइड करे। अगर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता, TCS विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट ऑफ 5%। सो इफ अ पर्सन हु आर पेमेंट इज सब्जेक्ट टू TCS shall mandatory to provide his PAN, right? Otherwise, failing which the collector shall collect the TCS at following rate: twice the rate applicable or at the rate of 5%. Twice the rate applicable or at the rate of 5%. Twice the rate applicable or at the rate of 5%. Yes. इसके बाद में ये एक सेक्शन था, ये अमेंडमेंट आया था 206CCA। 206CCA ये अमेंडमेंट आया था। ये अमेंडमेंट आया था 1 जुलाई 2021 से। ये जो अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट आया था 1 जुलाई 2021 से। ये उन लोगों के ऊपर सेक्शन लाया गया था जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे फॉर बोथ ऑफ द टू प्रीवियस ईयर। ये उन लोगों के लिए लाया था जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है फॉर बोथ ऑफ द टू प्रीवियस ईयर। सो अगर कोई ऐसा है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो और उसने जिससे आप कोई ऐसा एसएससी है बीइंग अ सेलर, राइट, ऐसे एसएससी को सेल कर रहा है बीइंग अ पर्सन बायर हु हैज़ नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर लास्ट 2 years, तो ऐसे केस में जो TCS रेट है वो हायर होगा, राइट। वेयर द TCS इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन, अ पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल्ड द ROI फॉर बोथ ऑफ द 2 previous year। यस, 2 previous year से उसने क्या नहीं फाइल किया हुआ है, रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है इमीडिएटली बिफोर द प्रीवियस ईयर इन विच TDS TCS is required to be deducted, and total amount of TDS TCS in his case is 50,000 or more in each 2 year। और उस केस में जो उसका TDS TCS है हर साल में कितने से ऊपर जा रहा है, 50,000 से ऊपर जा रहा है। ऐसा व्यक्ति पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहा तो आप TCS जो है ये हायर रेट पे कलेक्ट करो, ट्वाइस द रेट इन द एक्ट और 5%, ट्वाइस द रेट इन द एक्ट और 5%। यस, मान लीजिए अगर सेक्शन 206CC और 206CCA दोनों अट्रैक्ट कर जाएं तो TCS will be deducted at a higher rate of either of the section। अगर TCS 206CC सामने वाले ने पैन भी नहीं दिया एंड सामने वाले ने रिटर्न भी नहीं भरा है पिछले दोनों सालों से, अब दोनों सेक्शन एक साथ अट्रैक्ट हो गए, 206CC 206CCA, अब दोनों सेक्शन अगर एक साथ अट्रैक्ट हो गए तो TCS will be deducted on the rate higher of both the section, on a rate higher of both the section। सो ये अमेंडमेंट आया था भैया TCS के अंदर में, ये आपको याद रखना था। यस, इतना पॉइंट आप TCS के अंदर में याद रख लो, काफ़ी है। यहाँ पे आपका TCS वाला पार्ट क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है। यहाँ पे आपका TCS वाला पार्ट क्या हो जाता है बेटा, ओवर हो जाता है। यस, चलो मालिक, चलो मालिक, बढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं TDS के ऊपर। अब हम आते हैं किसके ऊपर मालिक,
टीडीएस के ऊपर। टीडीएस के ऊपर का सबसे पहला सेक्शन जो आपने पढ़ना चाहिए, टीडीएस कहाँ से चालू होता है? देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, यानी सबसे पहले पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पैन फर्निश करना। 206AA इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब भी मैं किसी को पे कर रहा हूँ, अब हम टीडीएस के ऊपर आ गए, जब भी मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्या प्रोवाइड करना? पैन प्रोवाइड करना। इफ द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड डज नॉट प्रोवाइड पैन, टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट। यस, द रेट गिवन इन द एक्ट, the rate in force or 20%, rate given in the act or rate given in the force or 20%. So person entitled to receive any sum, yes, shall furnish his PAN to the person responsible for deducting such tax, failing which the tax will be deducted at higher rate of rate in the act, rate in force or 20%. Rate in the act or rate in force or 20%. Yes or no? Right? अच्छा जी, जहाँ टैक्स 194O के अंदर में डिडक्ट होना है, तो ऐसे केसेस के अंदर में 20% की जगह हम कितने परसेंट लेते हैं? एनीवन? अगर टैक्स 194O के अंदर में डिडक्ट होना है तो हाईएस्ट रेट 20% की जगह कितने परसेंट है? जल्दी से कोई बताएगा? जल्दी से कोई बताएगा? यस, जल्दी से बताओ। अगर यही टीडीएस 194O के अंदर में डिडक्ट होना है, यही टीडीएस अगर 194O के अंदर में डिडक्ट होना है, तो मैक्सिमम रेट हैज़ टू बी टेकन एज 5% इंस्टेड ऑफ 20%। 194O में मैक्सिमम रेट ऑफ टीडीएस जो है 206AA का, ये 5% है, ये याद रखिएगा। येस और नो? चलिए, एक बार सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या प्रोवाइड करेगा? पैन प्रोवाइड करेगा। अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर्टिफिकेट देना। सेक्शन 203, एवरी पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स, एवरी पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स, yes, every person deducting the tax in accordance with the provision of this section shall furnish to person of whom tax is deducted a certificate that tax has been deducted, specifying the amount so deducted, specifying the amount so deducted. yes मालिक? अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और नया अमेंडमेंट सेक्शन आया है 206AA। ये बिल्कुल कट कॉपी है किसकी बेटा? 206CCA की। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट 2 ईयर्स के, उनके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स। तो ये भी अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट इफेक्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। ये अमेंडमेंट इफेक्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। क्या बोलता है सेक्शन? जरा समझिएगा। सेक्शन रिक्वायर द पर्सन हु डिडक्ट द टैक्स इन केस ऑफ पेई हु इज नॉन फाइलर ऑफ ROI, TDS शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट, TDS शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट। तो सामने वाले ने अगर 2 साल से रिटर्न नहीं भरा है, राइट, 2 साल से रिटर्न नहीं भरा है प्रायर टू प्रीवियस ईयर, एंड उसके केस में टीडीएस टीसीएस का जो अमाउंट है ये 50,000 से ऊपर जा रहा है इन ईच ऑफ 2 ईयर्स, इन ईच ऑफ 2 ईयर्स, तो ऐसे केस में टीडीएस जो होगा ये हायर रेट से डिडक्ट करेगा। द रेट गिवन इन द एक्ट, द रेट इन फोर्स और 5%, रेट गिवन इन द एक्ट, द रेट इन फोर्स और 5% एज द केस मे बी। यस, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, तो एग्जाम्पल भी आप देख लेना। तो 206A भी अगेन क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, सो ट्वाइस द रेट गिवन इन द एक्ट, ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5%। इज दैट डन? चलिए, एक और बात बता देते हैं, एक और बात बता देते हैं। बताइए सर, टीडीएस जब भी डिडक्ट होंगे ये कब जाने चाहिए? अप्रैल से फरवरी तक का पेमेंट है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होना चाहिए। मार्च का टीडीएस जो डिडक्ट होगा ये 30 अप्रैल तक के पहुंच जाना चाहिए। यस, क्या टीडीएस का रिटर्न भी भरना है? यस, टीडीएस का रिटर्न भरा जाता है, क्वार्टरली भरा जाता है। क्वार्टर खत्म होते ही 31st डे पे टीडीएस का रिटर्न भरा जाता है। तो क्वार्टर एंडिंग जून, 31 जुलाई, सितंबर 31 अक्टूबर, दिसंबर 31 जनवरी, 31 मार्च विल बी 31 मई। 31 मार्च के लिए 31 मई तक के आपको क्या करना है? टीडीएस के रिटर्न सबमिट करना है। यस बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टीडीएस का टाइम, टीडीएस जो है ये आपने सही समय पे पे नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? टीडीएस अगर आप सही समय पे नहीं करते तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू द डेट ऑफ एक्चुअल डिडक्शन 1% लगता है इंटरेस्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन से लेके एक्चुअल डिडक्शन तक के 1% लगता है।
एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट 1.5% लगता है। यानी मान लीजिए अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट करना था, दिसंबर में किया, और दिसंबर में टीडीएस जो डिडक्ट किया ये फरवरी में पे किया, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के 1% लगेगा, दिसंबर से लेकर फरवरी तक के 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा। कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना? चलिए जी, अगर आप फेल हो जाते हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, कितना पेनल्टी लगता है? सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस। अगर आप फेल हो जाते हैं टीडीएस का रिटर्न भरने के लिए, 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आप टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू नहीं करते, 100 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। 100 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट आपके ऊपर क्या लगती है मालिक? पेनल्टी लगती है। चलिए, एक एक करके सेक्शन बोलूंगा, आपको याद करना होगा। एक एक सेक्शन बोलूंगा, आपको याद करना होगा। सबसे पहले सेक्शन 194B, 194BB, राइट। 194B याद करने का तरीका, बिग लोटो, लॉटरी। बताइए लॉटरी विनिंग कितने से ऊपर होना चाहिए और टीडीएस का रेट क्या होना चाहिए? आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताते जाएंगे और हम फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। बताइए, लॉटरी और हॉर्स रेस दोनों के लिए लिमिट सेम है, दोनों का टीडीएस रेट भी सेम है। लिमिट कितना है? लिमिट कितना है? बिल्कुल एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। टीडीएस का रेट कितना है? 30%। वेरी गुड बेटा। सो अगर कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे व्यक्ति को विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस दे रहा है, 194B, 194BB, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30% एंड टीडीएस विल बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस विल बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस, टीडीएस विल बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये दोनों भाई भाई सेक्शन है, दोनों भाई भाई सेक्शन है, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का रेट सेम है। यस, वेरी गुड बेटा। अब मैं आपको और दो भाई वाले सेक्शन से मिलाता हूं। इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी सेलिंग कमीशन। 194D याद रखने का तरीका क्या था? द इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन बताइए, लिमिट और परसेंटेज। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योरेंस एजेंट को पेमेंट कर रही है, लिमिट बताइए, परसेंटेज बताइए। लिमिट क्या थी बेटा? 15,000। परसेंटेज कितना था? 5%। सो कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को दे रही है अमाउंट एक्सीडिंग 15,000 पर एनम, 5% इज द टीडीएस रेट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस, 194D के बाद तुरंत आपने पढ़ना चाहिए 194G। 194D के बाद आपने तुरंत पढ़ना चाहिए 194G, क्योंकि ये पूरा कट कॉपी पेस्ट है। याद रखने का तरीका था G, मैं लॉटरी बेचता हूं, तो लॉटरी सेलिंग कमीशन अगर किसी को भी मिल रहा है, 15,000 से ऊपर का एनुअल प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं भाई साहब, एनुअल कमीशन रिसीव कर रहे हैं, 5% का टीडीएस आएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बिल्कुल कनेक्टेड है दोनों सेक्शन, बिल्कुल कनेक्टेड है दोनों सेक्शन। यस, चलिए सर नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। चलिए सर नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज 194 LA। 194 LA कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। याद रखने का तरीका था कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। याद रखने का तरीका क्या था बेटा? कंपलसरी लैंड एक्विजिशन। अगर कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता है, राइट, जो भी कंपनसेशन दे रहा है, अगर कंपनसेशन एक्सीड कर रहा है डैश से, तो टीडीएस रेट होगा डैश। याद करके देखो, ये कॉन्सेप्ट है जो कंपलसरी एक्विजिशन कैपिटल गेन वाले के साथ पढ़ना चाहिए आप लोगों ने। कंपनसेशन कितने से एक्सीड करना चाहिए? 2,50,000 से ऊपर जा रहा है तो 10% का टीडीएस आएगा। सो अगर कोई भी व्यक्ति रेसिडेंट को 2,50,000 के ऊपर का कंपनसेशन दे रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस, इसके बाद आते हैं 194 LA के बाद 194 पे। 194 194K। 194K। 194K जरा याद करके देखो क्या था बेटा? डिविडेंट। 194K क्या था बेटा? डिविडेंट। अगर आप डिविडेंट दे रहे हैं, नॉर्मल कंपनी या म्यूचुअल फंड डिविडेंड दे रहे हैं, ये डिविडेंड की वैल्यू डैश से एक्सीड कर रही है, तो टीडीएस विल बी डैश। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। नॉर्मल कंपनी दे रही है 194, म्यूचुअल फंड कंपनी दे रही है 194K। दोनों के लिए लिमिट सेम है, रेट सेम है। अगर आप क्या कर रहे हो? डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड एक्सीड कर रहा है डैश लिमिट से, तो टीडीएस विल बी डैश।
डैश क्या है बेटा 10%, राइट। लिमिट कितनी है 5000। सो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनीज पे कर रही है 5000 से ऊपर का, TDS विल बी एट द रेट ऑफ 10%, TDS विल बी एट द रेट ऑफ 10%। याद आ रहा है मालिक? 194 194 के दोनों साथ साथ में पढ़ने वाली चीज़ें, दोनों आसानी से कंप्लीट होती है, राइट। चलो जी, इसके बाद आते हैं 194 IA। 194 IA इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। याद रखने का तरीका, ईमानदारी से एक्विजिशन। अगर कोई भी एसएससी लैंड परचेज कर रहा है, बिल्डिंग परचेज कर रहा है या बोथ परचेज कर रहा है, कंसिडरेशन फॉर दैट लैंड बिल्डिंग और बोथ एक्सीड डैश, तो TDS विल बी डैश। याद करके देखो, अगर कंसिडरेशन एक्सीड कर रहा है डैश तो TDS विल बी डैश। याद करके देखो क्या था, बिल्कुल सही। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ TDS कौन करता है भैया? बायर ऑफ प्रॉपर्टी TDS करता है। बायर ऑफ प्रॉपर्टी क्या करता है? TDS करता है। सो अगर बायर पे कर रहा है किसी भी रेसिडेंट एसएससी को एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, तो TDS विल बी एट द रेट ऑफ 1%, TDS विल बी एट द रेट ऑफ 1%। यस, अच्छा जी, याद कीजिएगा इस सेक्शन में TDS हो सकता है भले ही आपके पास टैन नंबर हो या ना हो। इस सेक्शन में TDS हो सकता है भले ही आपके पास टैन नंबर हो या ना हो, राइट। याद रखें, कंसिडरेशन कितने से ऊपर जाना चाहिए? 50 लाख रुपीज से ऊपर जाना चाहिए, राइट। मान लीजिए मैंने 45 लाख का घर लिया, 5 लाख रुपीज पार्किंग चार्जेस पे किया, 2 लाख रुपीज वेयर हाउसिंग चार्जेस पे किया, सोसाइटी वेयर हाउसिंग चार्जेस पे किया। बताइए मेरे को क्या TDS आएगा? आंसर इज यस, क्योंकि कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन था इसमें सब चार्जेस इंक्लूड होते हैं। कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल चार्जेस इन द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस, पार्किंग फीस, इलेक्ट्रिसिटी फीस, मेंटेनेंस चार्जेस और एनी अदर प्रॉपर्टी और एनी अदर एक्सपेंसेस ऑफ सिमिलर नेचर। तो 50 लाख से ऊपर का अगर आपका प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है, 50 लाख के ऊपर का अगर आपका प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है, तो आपको क्या करना है? TDS करना है। यस, चलो जी 194 IC पे चलते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 194 IC क्या था? हमने कैपिटल गेन के अंदर में रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट पढ़ा था। रजिस्टर्ड रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट 45(5)A में पढ़ा था। इसके तहत आपको कोई भी कंसिडरेशन दिया जा रहा है, ये कंसिडरेशन के ऊपर 10% का TDS आएगा। तो आपको अगर कंसिडरेशन दिया जा रहा है, राइट, आपको अगर कंसिडरेशन दिया जा रहा है 45(5)A के नेचर का, यस, ये क्या होगा बेटा? 10% TDS के अंदर में आएगा। ये परसेंट किसके अंदर में आएगा? 10% TDS के अंदर में आएगा। यस, अच्छा जी, फिर आते हैं 194 IB के ऊपर। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 194 IB, अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा? रेंट पे कर रहे हैं। ये रेंट जो है इंडिविजुअल या HUF द्वारा पे किया जा रहा है। ये रेंट जो है ये HUF या इंडिविजुअल द्वारा पे किया जा रहा है। नॉट कवर्ड अंडर क्या बेटा? बोलो 194I। और ये रेंट 50,000 पर मंथ से ऊपर जा रहा है, ये रेंट 50,000 पर मंथ से ऊपर जा रहा है, तो 5% का TDS आएगा। यस, 5% का क्या आएगा बेटा? TDS आएगा। यस, 5% का क्या आएगा बेटा? TDS आएगा। चलो जी, इसके बाद आते हैं इसके बाद आ जाते हैं इधर 194F। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। रीपर्चेस ऑफ 80 CCB यूनिट्स। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या UTI 80 CCB यूनिट्स को रीपर्चेस कर रही है एनी अमाउंट, तो उस केस में TDS आएगा। TDS कितना आएगा? एनीवन। TDS कितना आएगा? एनीवन। रीपर्चेस ऑफ 80 CCB यूनिट्स, रीपर्चेस ऑफ 80 CCB यूनिट्स, TDS कितना आएगा? एनीवन। बिल्कुल सही जवाब, 20% इज द TDS रेट। बिल्कुल सही जवाब, 20% इज द TDS रेट। यस, इसी के साथ साथ एक और नॉट सो इम्पॉर्टेंट वाला ले लेते हैं, TDS ऑन पेमेंट अंडर NSS। अगर कोई पोस्ट ऑफिस किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहा है NSS का, और ये पेमेंट एक्सीड कर रहा है 2500 रुपीज़, मात्र 2500 रुपीज़ से, तो 10% का TDS आएगा। 10% का TDS आएगा। यस मालिक, चेक कर लीजिए। यस मालिक, देख लिया आप लोगों ने। अच्छा,
अचानक मेरे माइंड को एक पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन बता दूँ। 2 मिनट के लिए मेरे साथ टीसीएस के अंदर में चलिए। टीसीएस में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे जो रेट है ये गड़बड़ हुई है। रेट यहाँ पे 1% होना चाहिए और तेंदुलीव का यहाँ पे 5% होना चाहिए, जो 2.5% आया है। ये 2 चीज़ें रेक्टिफाई होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे को बच्चों ने भी बोला है और ये भी मैं आपको रेक्टिफाई करा रहा हूँ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% होना चाहिए और तेंदुलीव जो होना चाहिए ये 5% होना चाहिए। ये एक एरर हो चुका है, तो प्लीज़ इस एरर को क्या कर दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए। यस, अच्छा जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ के कुछ और सेक्शंस हमारे बाकी है, अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन बाकी है टीडीएस के, चलो उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 194C। 194C आपको पता है 4 सेक्शन ऐसे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 सेक्शन ऐसे हैं 194C, 194J, 194H, 194A। इन सभी लोगों में पेयर का जो डेफिनेशन है, पेयर का डेफिनेशन कॉमन है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है, राइट? इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस का जो टर्नओवर है ये एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से, या प्रोफेशन का जो ग्रॉस रिसीट है ये एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीस से। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर जाती है, एंड पेमेंट जो है इनका करंट ईयर के अंदर में ये एक्सीड करता है स्पेसिफाइड लिमिट को, तो इनको टीडीएस करना है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ करके अदर पर्सन को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब पेमेंट इन द करंट ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। यानी ये जो 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। और ये चीज 1, 2, 3, 4 चारों सेक्शन के अंदर में आपको क्या दिख जाएगी बेटा? कॉमन दिख जाएगी। तो चलिए आते हैं मेरे साथ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 194C की। 194C, पेयर कौन होना चाहिए? पेयर होना चाहिए इंडिविजुअल और एचयूएफ को तभी टीडीएस डिडक्ट करना है जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस से टर्नओवर कितने से ऊपर जा रहा है? 1 करोड़। ग्रॉस रिसीट कितने से ऊपर जा रही है? 50 लाख से ऊपर जा रही है, तो टीडीएस डिडक्ट करना है। अदर्स के केस में तभी डिडक्ट करना है जब पेमेंट एक्सीड कर जाए कितने लिमिट से बेटा? प्रिस्क्राइब लिमिट से। तो 194C याद रखने का तरीका क्या था बेटा? C फॉर कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट, अगर टोटल सेल्स ग्रॉस रेवेन्यू एक्सीड 1 करोड़ से ऊपर, प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसीट एक्सीड 50 करोड़ से ऊपर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटरेस्ट और अमाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज पेड। अदर्स के केस में इफ द पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट, राइट? अगर ये पेमेंट कर रहे हैं किसी भी रेसिडेंट को, यही पेमेंट उठा के नॉन रेसिडेंट को कर दिया, टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195, राइट? पेमेंट कितना होना चाहिए? याद करो 194C का लिमिट कितना है? एवरीबॉडी याद करके देखो 194C का लिमिट कितना है? 194C का लिमिट क्या है बेटा? सिंगल पेमेंट शुड एक्सीड 30,000, एग्रीगेट पेमेंट शुड एक्सीड 1 लाख, तभी टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस का रेट क्या था? अगर पेमेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को कर रहे हो तो 1%, अगर पेमेंट अदर्स को कर रहे हो तो 2%। अदर इंडिविजुअल या एचयूएफ को कर रहे हो तो 1%, अदर्स को पेमेंट कर रहे हो तो कितना परसेंट बेटा? 2%। यस, टीडीएस कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टीडीएस कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट, सिंगल पेमेंट 30,000 के ऊपर जा रहा है या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है बेटा? टीडीएस करने की जरूरत है। टीडीएस करने की जरूरत है अंडर 194C। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखनी है आपको, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जिसके पास लेस देन 10 गुड्स व्हीकल है, ये अगर आपको पैन नंबर प्रोवाइड कर देता है तो 194C में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? पैन नंबर प्रोवाइड कर देता है, हैविंग लेस देन 10 गुड्स व्हीकल, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। याद करें 194C में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे ही नहीं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी टीडीएस आता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी टीडीएस आता है। क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है? आंसर इज यस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में क्या क्या आता था जरा याद करके देखो। एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर अदर देन रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर वेयर मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर और हिज रिलेटिव एज पर 48(2). यस, अगर मान लीजिए गुड्स
मैंने दिए हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया है कुछ गुड्स बनाने का और इसमें मटेरियल भी मैंने सप्लाई किया है, तो 194C में टीडीएस आएगा। मटेरियल मैंने ना सप्लाई करके मेरे रिलेटिव ने सप्लाई किया तो भी 194C आएगा। मान लीजिए अगर मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया है जहां पे मटेरियल मैं सप्लाई नहीं कर रहा हूं, ऐसे केस में 194C आने वाला नहीं है, ऐसे केस में 194C आने वाला नहीं है। याद आ रहा है मालिक? चलिए 194C में टीडीएस कौन से वैल्यू पे होना चाहिए? इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल या एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल? यस, अगर मटेरियल वैल्यू आपको प्रॉब्लम में सेपरेटली दी हुई है तो एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल, अदरवाइज होल वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस करना पड़ेगा। अदरवाइज होल वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? टीडीएस करना पड़ेगा। सो ऑन इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ सच वैल्यू इज मेंशन्ड सेपरेटली, ऑन होल इनवॉइस वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली। याद आ रहा है मालिक कुछ? याद आ रहा है मालिक कुछ? यस। सो अगर आपका इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 से ऊपर जा रहा है, एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख रुपीज से ऊपर जा रहा है, पेमेंट अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को जा रहा है 1% टीडीएस, पेमेंट अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को जा रहा है तो पेमेंट का ऊपर टीडीएस कितना आएगा बेटा? 2% आएगा। सब कुछ याद आ रहा है मालिक? यस और नो? चलो 194C के बाद आपने जाना चाहिए तुरंत कहां पे बेटा? 194H के ऊपर। याद रखने का तरीका था, हाँ मैं कमीशन लेता हूं। यस, याद रखने का तरीका था, हाँ मैं कमीशन लेता हूं। 194H बात करता है कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर। इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर जा रही है। अदर्स को टीडीएस डिडक्ट करना है इफ द पेमेंट एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट। यानी यहां पे भी कंडीशन बिल्कुल वही वाली है, यहां पे भी कंडीशन वही वाली है, यहां पे जहां इंटरेस्ट और कमीशन कितने से ऊपर कर रहा है? एक्सीड कर रहा है प्रिस्क्राइब लिमिट से। पेमेंट कर रहे हो आप किसको बेटा? रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट आप किसको कर रहे हो बेटा? रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कितने से ऊपर जा रहा है? 15,000 से ऊपर। याद करो कमीशन चाहे लॉटरी का हो, इंश्योरेंस का हो या अदर कमीशन हो, लिमिट वही है 15,000 एंड 5%। लिमिट वही है 15,000 एंड 5%। टीडीएस कब करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट करता है किसी भी रेसिडेंट को जिसमें कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 5% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। याद आ रहा है मालिक? राइट, याद आ रहा है आपको? चलो जी याद करो, यहां पे एक ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर वाला इशू था। वेयर द कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर, टीडीएस जो आएगा ये 194C में आएगा। अगर मान लीजिए जो आपने कंटेंट प्रोड्यूस किया है ये एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर था, टीडीएस विल बी अंडर 194C। जहां ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर ओनली एक्वायर ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग राइट, टीडीएस 194C में तो नहीं आएगा, पर हाँ टीडीएस जरूर आएगा। याद आ रहा है एक ऐसा सर्कुलर हम लोगों ने पढ़ा था कि टीडीएस जरूर आएगा, राइट। इसके ऊपर भारती सेल्युलर का एक केस था कि सिम कार्ड के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है क्या इसे कमीशन में काउंट किया जाएगा 194H के लिए? जवाब था यस। आप जो डिस्काउंट दे रहे हो सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन के ऊपर, ये डिस्काउंट को कमीशन मान करके टीडीएस आना चाहिए 194H के अंदर में, टीडीएस आना चाहिए 194H के अंदर में। यस और नो? चलिए एक और बात याद दिला दूं, शेयर्स के ऊपर जो आप कमीशन दे रहे हो उस पर तो टीडीएस नहीं आता, लेकिन कमोडिटी ट्रांजैक्शन पे जो आप कमीशन दे रहे हो इसके ऊपर टीडीएस आता है, इसके ऊपर टीडीएस आता है। 194C 194H, 194H के बाद मैं आपको याद दिला दूं 194I। 194I किसके ऊपर था बेटा? रेंट के ऊपर था। अगेन वही स्पेसिफाइड पर्सन कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड पर्सन अगर किसी भी व्यक्ति को क्या पे कर रहा है बेटा? रेंट पे कर रहा है। स्पेसिफाइड व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है, राइट। ये रेंट वो किसको पे कर रहा है बेटा? रेसिडेंट को पे कर रहा है। एक्सीडिंग 2,40,000 पर को ओनर, 2,40,000 रुपीज के ऊपर का अगर रेंट पे कर रहा है तो आपका टीडीएस आएगा। रेंट अगर साल भर में कितने से ऊपर जाना चाहिए बेटा? याद करके देखो, रेंट अगर साल भर में 2,40,000 रुपीज के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस आएगा। रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी का है, टीडीएस रेट बोलो जल्दी से कमेंट करके फटाफट। रेंट अगर किसका है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी का है, तो रेंट कितना परसेंट से आएगा बेटा? टीडीएस कितना परसेंट से आएगा बेटा? 2%। अगर प्लांट एंड मशीनरी के अलावा किसी चीज का रेंट है तो टीडीएस का रेट क्या होगा बेटा? 10%। सो रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी के यूज के लिए है तो 2% का टीडीएस रेट। रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी के अदर देन किसी चीज के लिए है तो 10% आएगा। टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस,
याद रखें, अगर आप कोई रेंट बिजनेस ट्रस्ट को दे रहे हैं तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। अगर आप कोई रेंट बिजनेस ट्रस्ट को दे रहे हैं तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। यस। क्या एडवांस रेंट के ऊपर भी टीडीएस आएगा? आंसर इज यस, एडवांस रेंट के ऊपर भी टीडीएस आएगा। अगर आपका नॉर्मल रेंट प्लस एडवांस रेंट मिला के 2,40,000 के ऊपर जा रहा है पर एनम तो आपको टीडीएस देना होगा। यस। ईच को ओनर का शेयर 2.4 से ऊपर जाना चाहिए टीडीएस डिडक्ट होने के लिए। ईच को ओनर का शेयर 2.4 से ऊपर होना चाहिए काय के लिए? टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। एक जापान एयरलाइंस का केस था, बड़ा फेमस था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जापान एयरलाइंस राइट, जो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पे कर रहे हैं, क्या इसे रेंट माना जाए? केस लॉ में हेल्ड हुआ था नहीं, इसे रेंट नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये पर से यूज ऑफ लैंड नहीं है और इसके ऊपर जो टीडीएस होगा ये 194C के अंदर में होगा। इसके ऊपर जो टीडीएस होगा ये 194C के अंदर में होगा। सो लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस वुड बी लाइबल टू अट्रैक्ट, यस, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस वुड बी लाइबल टू अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C एंड नॉट 194I। याद आ रहा है मालिक? तो अगर आप देखोगे यहां पे हर जगह कॉमन है, चाहे वो 194A ले लो, H ले लो, I ले लो, J ले लो, A ले लो, पांचों केस में पेयर का जो डेफिनेशन है ये कॉमन है। पेयर का जो डेफिनेशन है ये क्या है बेटा? कॉमन है, राइट। 194I के बाद आपने और कुछ, अच्छा 194I में कुछ और भी पॉइंट है। मान लीजिए अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है इस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। रिफंडेबल डिपॉजिट है इस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिफंडेबल डिपॉजिट है इस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप होटल को पेमेंट कर रहे हैं, होटल अकोमोडेशन रेगुलर बेसिस पे है तो टीडीएस आएगा। होटल अकोमोडेशन अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। यस मालिक, चलेगा। यहां से आपको निकलना चाहिए, यहां से निकल के आपको जाना चाहिए 194J के अंदर में। कहां जाना चाहिए बोलो जल्दी से? 194J के अंदर में। 194J राइट, 194J। यहाँ पे हम बार बार इंटरेस्ट लिख रहे हैं लेकिन हम लोग जानते हैं ये जो वर्ड है ये 194A से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल पेमेंट्स और अकॉर्डिंगली रॉयल्टी पेमेंट्स क्या कर दिया जाएगा? कवर कर दिया जाएगा। यस। चलिए, सो 194J, चार तरीके के पेमेंट इसके अंदर में कवर हो रहे थे। कौन कौन से जरा याद करके बताओ। चार तरीके के पेमेंट 194J के अंदर में कवर हो रहे हैं, जरा याद करके बताओ कौन कौन से चार पेमेंट, जरा याद करके बताओ कौन कौन से चार पेमेंट, याद करके दिखाओ कौन कौन से चार पेमेंट। पहला प्रोफेशनल पेमेंट, दूसरा रॉयल्टी पेमेंट, तीसरा टेक्निकल सर्विसेज, चौथा डायरेक्टर सिटिंग फीस। याद आ रहा है? ये चार पेमेंट 194J के अंदर में कवर थे। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ को तभी टीडीएस डिडक्ट करना है जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर चल जाए या प्रोफेशनल से ग्रॉस रिसीट कितने से ऊपर चल जाए बेटा? 50 लाख से ऊपर चल जाए। अदर्स को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है व्हेन पेमेंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। ये अगर पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं? ये अगर पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं? रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं। प्रोफेशनल पेमेंट, टेक्निकल पेमेंट, रॉयल्टी, तीनों का पेमेंट 30,000 पर एनम से एक्सीड कर रहा है। डायरेक्टर सिटिंग फीस 1 रुपए भी पे हो रहा है, डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर 1 रुपए भी पे हो रहा है तो टीडीएस आएगा। यानी ये जो 30,000 की लिमिट थी ये डायरेक्टर सिटिंग फीस के लिए नहीं थी, डायरेक्टर सिटिंग फीस 1 रुपए से टीडीएस आएगा, राइट। बाद में प्रोफेशनल पेमेंट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट कितने से ऊपर जा रहा है? 30,000 पर एनम के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस आएगा। वैसे मैं आपको याद दिला दूं टीडीएस का रेट क्या था, राइट। प्रोफेशनल पेमेंट एक्सीड कर रहा है कितने से बेटा? 30,000 पर एनम से ऊपर, तो टीडीएस का जो रेट होगा ये कितना परसेंट होगा बेटा? 10% होगा, राइट। टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट 30,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है तो टीडीएस का रेट कितना था बेटा? 2%। टीडीएस का रेट कितना था बेटा? 2%। टेक्निकल सर्विसेज के लिए कितना परसेंट लेके आ गए थे बेटा? 2% लेकर के आ गए थे, याद आ रहा है आपको। इसके बाद में आपका रॉयल्टी पेमेंट एक्सीड कर रहा है 30,000 पर एनम से, तो टीडीएस का रेट क्या होगा? डिपेंड करता है। रॉयल्टी अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए है, रॉयल्टी अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए है तो कितना परसेंट बेटा? 2%। अगर रॉयल्टी अदर चीज़ों के लिए है तो कितना परसेंट बेटा? 10%। अगर रॉयल्टी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए है 2%, अदर रॉयल्टी कितना परसेंट आएगा बेटा? 10% आएगा। डायरेक्टर सिटिंग फीस एनी अमाउंट टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 10%। तो याद रखिएगा बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब वो स्पेसिफाइड पर्सन बन रहे होंगे, तो अदर्स को तभी डिडक्ट करना है जब वो पेमेंट एक्सीड कर रहा है प्रिस्क्राइब लिमिट। टीडीएस का रेट क्या है? प्रोफेशनल पेमेंट के ऊपर 10%,
टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर 2%, रॉयल्टी जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म से रिलेटेड है 2%, अदर रॉयल्टीज के ऊपर 10%, और डायरेक्टर सिटिंग फीस 1 रुपए भी आप दे रहे हो तो कितना परसेंट आएगा बेटा? 10% आएगा, 10% आएगा। यस और नो? अच्छा जी, इसके अलावा टीडीएस कब डिडक्ट करना है? जब आपका पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा आपको याद बता दूं, नोटिफिकेशन नंबर 88 2008 कहता था स्पोर्ट्स एम्पायर, कोच, टीम, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर या स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, इनका भी टीडीएस 194J के अंदर में आएगा। इनका भी टीडीएस किसके अंदर में आएगा बेटा? 194J के अंदर में आएगा। यस, यहाँ पे केस था मणिपाल हेल्थ सिस्टम वाला, अगर आपको याद हो, अगर कोई डॉक्टर है राइट, इनको क्या किया जा रहा है? प्रोफेशनल फीस दिया जा रहा है हर महीने का एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, बट दीज आर प्रोफेशनल फीस, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो टीडीएस जो है ये 194J में होना चाहिए, ना कि 192 के अंदर में होना चाहिए। यस, टीडीएस जो होना चाहिए ये 194J में होना चाहिए, ना कि 192 में होना चाहिए। So the consultancy charges paid to doctor rendering professional service would be subject to TDS under 194J and not 192 and not 192। याद आ रहा है मालिक? हाँ या ना? तो एक बात आप समझ के चलिए 194C, 194A, 194J, 194H, 194I, इन सभी के लिए पेयर का जो कैटेगरी है ये क्या रखा गया है? कॉमन रखा गया है, जिसमें से C वी हैव डन, J वी हैव डन, H वी हैव डन, I वी हैव डन। यानी अब किसके ऊपर जाने की बारी है? A के ऊपर जाने की बारी है। एवरीबॉडी कम टू 194A। 194A 194A में इंडिविजुअल और एचएफ को टीडीएस तभी डिडक्ट करना है जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चल जाए या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर चल जाए। अदर्स के केस में जब इंटरेस्ट का लिमिट एक्सीड कर जाए प्रिस्क्राइब लिमिट से। यस, 194A टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी। 194A टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज। अदर देन ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर का जो इंटरेस्ट है ये 194A में आएगा। अगर पेयर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव है द लिमिट इज 40,000। अगर पेयर बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस नहीं है तो लिमिट इज 5,000। अगर पेयर बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस है लिमिट इज 40,000, अदरवाइज द लिमिट इज 5,000। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एक्सीडिंग 5,000 रुपीज तो टीडीएस आएगा एट द रेट ऑफ, बोलो जल्दी से, टीडीएस आएगा एट द रेट ऑफ, बोलो जल्दी से, 10% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यस, एक बात मैं आपको बता दूं, बैंक, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, यही इंटरेस्ट अगर किसको दे रही है बेटा? सीनियर सिटीजन को दे रही है, तो ऐसे केस में 40,000 की जगह लिमिट कितनी है बेटा? 50,000। बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस यही अगर क्या कर रही है? सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दे रही है, द लिमिट इज 50,000 एंड नॉट 40,000। याद आ रहा है? द लिमिट इज 50,000 एंड नॉट 40,000। सो याद रखिएगा ये। दूसरा, इसमें कोर बैंकिंग वाली एक चीज़ है जो आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, वो ये है कि अगर बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन अडॉप्ट कर रखा है तो ये 40,000 की जो लिमिट है ये पर बैंक होगी। अगर बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन अडॉप्ट कर रखा है तो ये जो 40,000 की लिमिट है ये पर बैंक होगी। अगर कोर बैंकिंग सोल्यूशन अडॉप्ट नहीं कर रखा है तो लिमिट जो है ये पर ब्रांच होगी। So where core banking solution is not adopted, no TDS will be deducted if the interest payment by each branch does not exceed 40,000 rupees. Where core banking solution is adopted, TDS will be deducted on the interest paid by all branches together, यानी per branch देखा जाएगा। Yes, याद रखें टीडीएस नहीं करना है। अगर ये जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है ये पे किया जा रहा है किसी भी बैंक को, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एलआईसी को, यूटीआई को, इनको अगर आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबॉडी यस और नो? चलिए जी, राइट। अब आते हैं सेक्शन 193 के ऊपर। सेक्शन 193 इट टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194A इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रहे हैं, राइट, कंपनी दे रही है एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, लोकल अथॉरिटी दे रहा है एक्सीडिंग 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, TDS will be at the rate of 10% at the time of payment or credit whichever is earlier. At the time of payment or credit whichever is earlier. Yes.
एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था 192A टीडीएस ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ। जब भी ट्रस्टी ऑफ ईपीएफ किसी भी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है ऑन द अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, वो टीडीएस कट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। वो टीडीएस कट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। वो टीडीएस कट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। इसके बाद में सैलरी वाला पॉइंट था, अगर आपको याद हो, टीडीएस अंडर सेक्शन 192। टीडीएस अंडर सेक्शन 192 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब भी सैलरी दे रहा है, ये सैलरी अगर एक्सीड करता है किससे बेटा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। टीडीएस जो डिडक्ट होगा ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर होगा, राइट। इसके अलावा जब टीडीएस कंप्यूट किया जाएगा, क्या आप एचपी लॉस माइनस कर सकते हो? आंसर इज यस, आप एचपी लॉस माइनस कर सकते हो जब आप अपना नेट सैलरी इनकम पे टीडीएस कंप्यूट करते रहोगे। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉय एक से ज़्यादा आदमी के अंदर में वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंदर में वर्क कर रहा है, तो वो अपनी दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल किसी एक एम्प्लॉयर को दे सकता है। हु विल डिडक्ट द टैक्स ऑन बोथ द इनकम? हु विल डिडक्ट द टैक्स ऑन बोथ द इनकम? यस और नो? अच्छा, ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रूफ ऑफ पेमेंट किसको प्रोवाइड करे? एम्प्लॉयर को। ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो सारे प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड सारी डिटेल्स किसको प्रोवाइड करे? एम्प्लॉयर को एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। यस, इसके अलावा एक और पॉइंट था, अगर आपको याद हो तो, राइट, ईसॉप्स के केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा ये होगा 14 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, या 14 डेज आफ्टर द डेट he ceased to be employee, और 14 days after the date the sale of such security पे आपको TDS डिडक्ट करना है। इन केस ऑफ ESOPs, इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में, राइट, ESOPs पे TDS तभी डिडक्ट होगा 14 डेज। 14 डेज कहाँ से? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, या 14 डेज फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी, या 14 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन ही सीज टू बी एम्प्लॉय। तब आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है। यस, सो वी हैव डन विथ 192, 192A, 193, 194A। क्या 194A इंपॉर्टेंट है? यस, 194A इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वी हैव डन विथ 194B, BBD, 194DA को इंपॉर्टेंट मार्क करो। 194DA को इंपॉर्टेंट मार्क करो। भाई साहब, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP, ऐसे तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP जो है ये एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1010D, लेकिन अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP एग्जम्प्ट नहीं हुई अंडर सेक्शन 1010D, अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP एग्जम्प्ट नहीं हुई अंडर सेक्शन 1010D, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगी बेटा? सब्जेक्ट टू TDS हो जाएगी इफ द अमाउंट एक्सीड 1 लाख रुपीज। TDS कौन से अमाउंट पे आएगा? TDS will be at the rate of 5% on the amount received minus amount paid. On the amount received minus amount paid के ऊपर क्या आएगा बेटा? TDS आएगा। Amount received minus amount paid के ऊपर क्या आएगा? TDS आएगा। Yes, right? अच्छा जी, कब आएगा TDS? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। हालांकि TDS करने की जरूरत नहीं अगर अमाउंट एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D। अगर अमाउंट एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D तो आपको TDS करने की जरूरत नहीं है। 194C, इज 194C इंपॉर्टेंट? यस, 194C इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में आएगा। 194E, जी हाँ, नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड एक ही TDS है जो इंटर लेवल पे कनेक्टेड है। अगर कोई असेसी है, ये पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है सर? ये पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर या नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अगर कोई भी असेसी है, ये पेमेंट कर रहा है किसको? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर को, 1 रुपया भी दे रहा है, इस पे 20% का क्या आएगा? TDS आएगा। याद रखिएगा, जब भी आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं इसमें HEC एट द रेट ऑफ 4% जोड़ना मैंडेटरी है। नॉन रेसिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो तो इसमें HEC जोड़ना मैंडेटरी है। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो इसमें HEC जोड़ना मैंडेटरी है, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 194H इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, 194I इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, राइट। इसके बाद आइए 194M, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैंने डाल रखा है, ध्यान से सुनिए। 194J, 194C, 194H, 194J प्रोफेशनल, 194C कॉन्ट्रैक्ट, 194H कमीशन। यहाँ पे TDS तभी काटा जाता है जब ये पर्सनल नेचर का ना हो। अब मान लीजिए यही पेमेंट अगर पर्सनल नेचर का हुआ तो
क्या इस पे टीडीएस है? आंसर इज यस, 194M। याद रखने का तरीका मेरे पर्सनल पेमेंट्स, याद रखने का तरीका मेरे पर्सनल पेमेंट्स। यस, जो पेमेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ कर रहा है, ऐसे पेमेंट जिनके ऊपर टीडीएस 194C जे या एच में नहीं आएगा, जिसके केस में पेमेंट 194C जे या एच में नहीं आएगा, ऐसा पेमेंट किया जा रहा है किसी भी रेसिडेंट को, सीधे शब्दों में पर्सनल पेमेंट्स। पर्सनल पेमेंट्स दिया जा रहा है किसके द्वारा? इंडिविजुअल या एचयूएफ द्वारा। किसको दिया जा रहा है? रेसिडेंट को दिया जा रहा है। एक्सीडिंग 50 लाख पर एनम, एक्सीडिंग 50 लाख पर एनम, TDS will be there at the rate of 5%, TDS will be there at the rate of 5%। सो अगर मान लीजिए पर्सनल पेमेंट्स जो हो रहे हैं ये एक्सीड कर रहे हैं 50 लाख पर एनम से, तो TDS आएगा कितने से? एट द रेट ऑफ 5% से, एट द रेट ऑफ 5%। इस सेक्शन में TDS काटने के लिए आपके पास टैन होना जरूरी नहीं है। इस सेक्शन में TDS काटने के लिए आपके पास टैन नंबर होना जरूरी नहीं है। सो 50 लाख से ऊपर अगर आपका पर्सनल पेमेंट जा रहा है विच वॉज कवर्ड अंडर 194C जे या एच इन नेचर का है, लेकिन उनमें TDS नहीं हुआ, वाई? बिकॉज दीज आर पर्सनल पेमेंट्स, तो उनको 194M में आप लेकर के आएंगे। तो 194M इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपको मेंशन करना जरूरी है, राइट? इसके बाद नीचे आइए, इसके बाद नीचे आइए। यस, एक TDS बच रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट है, 194N। एक TDS बच रहा है 194N। यहाँ TDS कौन डिडक्ट करता है? सर, TDS डिडक्ट करता है बैंक, कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस TDS डिडक्ट करता है। असेसी का TDS डिडक्ट होगा कब? जब उसका कैश विड्रॉल एक्सीड कर रहा है कितने परसेंट से? 1 करोड़ रुपीस से ऊपर उसका अगर विड्रॉल एक्सीड कर रहा है तो 1% से ऊपर अगर इसका विड्रॉल एक्सीड कर रहा है तो आपको क्या करना है? TDS करना है। 1% से ऊपर अगर उसका विड्रॉल एक्सीड कर रहा है तो आपको TDS करना है। यस, यहाँ पे एक चेंज था, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे एक चेंज था अगर आपको याद हो तो, अगर एसएससी ने पिछले 3 सालों के रिटर्न फाइल नहीं किए, ऐसे केस में अमाउंट विड्रॉल उसका 20 लाख से ऊपर जा रहा है 2%, अमाउंट विड्रॉल उसका 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है 5% का TDS आएगा। अमाउंट विड्रॉल उसका कितने से ऊपर जा रहा है बेटा? 20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो उसका TDS रेट क्या होगा बेटा? तो उसका TDS रेट होगा बेटा कितने परसेंट के हिसाब से? 2% के हिसाब से। और 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर उसका विड्रॉल जा रहा है तो उसका TDS रेट क्या होगा? बोलो बेटा, उसका TDS रेट होगा 5% के हिसाब से, राइट? उसका TDS रेट होगा किस परसेंट के हिसाब से बेटा? 5% के हिसाब से। यस, अच्छा जी सर, अदरवाइज उसने अगर रिटर्न भरा हुआ है, अदरवाइज अगर उसने रिटर्न भरा हुआ है तो 1 करोड़ के ऊपर जो उसका TDS रेट होगा ये 2% होगा। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया था, ये क्लैरिफिकेशन मैंने क्लास के अंदर में भी दिया था कि अगर मान लीजिए उसने 3 सालों के रिटर्न भरा है, विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो TDS रेट 2% है, ना कि 5%। विड्रॉल अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है तो TDS रेट 2% है। अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है, अगर सामने वाले ने क्या नहीं भरा है बेटा? रिटर्न नहीं भरा है, तो ऐसे केसेस के अंदर में, पिछले 3 सालों के रिटर्न नहीं भरे हैं, तो ऐसे केसेस में 20 लाख के ऊपर 2% एंड 1 करोड़ के ऊपर क्या माना जाएगा बेटा? 5%। ये क्लास के अंदर में भी हम लोगों ने देखा था, ये चीज़ को आप देख लीजिए, आपने ये बुक के अंदर में करेक्शन किया था या नहीं किया था, एक बार चेक कर लेना, राइट? अगर मान लीजिए एसएससी ने 3 सालों के रिटर्न भरे हुए थे, 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल जाएगा तो 2% TDS आएगा, 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉल जाएगा तो 2% TDS आएगा, ना कि 5%। करेक्शन आया था जो मैंने आपको बताया भी था। अगर एसएससी रिटर्न नहीं भरता है पिछले 3 सालों के, अगर एसएससी रिटर्न नहीं भरता है पिछले 3 सालों के, ऐसे केस में 20 लाख के ऊपर ही TDS आ जाएगा 2% एंड 1 करोड़ के ऊपर आ जाएगा कितना बेटा? 5%। यस, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है अगर विड्रॉल कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। विड्रॉल कौन कर रहा है? कोई बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है। विड्रॉल कोई बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कर रहा है। विड्रॉल कोई वाइट लेबल ATM ऑपरेटर कर रहा है, या फिर विड्रॉल कर रहा है कोई ऑथराइज डीलर, एजेंट, सब एजेंट या फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस बाय RBI। अगर ये लोग विड्रॉल कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग ए सेपरेट अकाउंट, तो ऐसे केस में आपको TDS नहीं आएगा अंडर सेक्शन 194N। TDS नहीं आएगा अंडर सेक्शन 194N। यस, चलो जी, 194N अगेन इंपॉर्टेंट, 194N अगेन इंपॉर्टेंट। चलो जी, इसके अलावा कुछ और सेक्शन है, इसके अलावा कुछ और सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 200A प्रोसेसिंग ऑफ TDS। जब भी आप TDS रिटर्न सबमिट करेंगे, यस, जब भी आप TDS रिटर्न सबमिट करेंगे तो ऐसे केस में आप
आपका जो रिटर्न है, ये जो रिटर्न है ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग के अंदर में जाएगा। ये रिटर्न कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग के अंदर में जाएगा। प्रोसेसिंग के अंदर में क्या क्या होगा, अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, इंटरेस्ट एंड फीस कैलकुलेट होगा, और फाइनल आपको क्या इशू होगा, एक इंटीमेशन इशू होगा। यस, फाइनली आपको क्या इशू होगा, एक इंटीमेशन इशू होगा, या तो अमाउंट पेएबल का या रिफंड ड्यू का, राइट। तो जब भी आप टीडीएस का स्टेटमेंट भरेंगे, टीडीएस का रिटर्न भरेंगे, ये रिटर्न प्रोसेस किया जाएगा अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, इंटरेस्ट पेएबल और फीस के एडजस्टमेंट से, एंड अल्टीमेटली फिर आपको एक इंटीमेशन इशू होगा, या तो कोई अमाउंट पेएबल का या तो कोई अमाउंट रिफंडेबल का। यस मालिक, याद करके देखिए। इसके बाद एक सेक्शन और आया था 194O, इंपॉर्टेंट है, अरे सर बोलने की बात ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है 194O, राइट। ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। यस, याद रखने का तरीका था बेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, याद करने का तरीका था बेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है क्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू इट्स डिजिटल ई कॉमर्स फैसिलिटी, तो टीडीएस आएगा कितना परसेंट बेटा, 1% के हिसाब से। टीडीएस आएगा कितना परसेंट बेटा, 1% के हिसाब से। यस, टीडीएस कब करना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यस सर, टीडीएस कब नहीं करना है, टीडीएस कब नहीं करना है, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ का ग्रॉस सेल्स अमाउंट 5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, टीडीएस करने की जरूरत नहीं है, राइट। सब्जेक्ट टू ही प्रोवाइड हिज पैन नंबर और आधार नंबर। इंडिविजुअल या एचयूएफ का सेल 5 लाख रुपीज से ऊपर नहीं जा रहा एंड ही सबमिट पैन एंड आधार नंबर, तो आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है 194O के अंदर में, तब आपको टीडीएस करने की जरूरत नहीं है 194O के अंदर में। यस और नो मालिक। चलिए, सो 194O ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब भी पेमेंट किया जा रहा है 1% का टीडीएस आएगा। कौन करेगा बेटा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। कौन करेगा बेटा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। यस, अच्छा जी, इसके अलावा एक और बात बता दूं, 194O भी एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मान लीजिए सामने वाले ने अगर पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस कितना होता है, 20% होता है। अगर सामने वाले ने पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो 206AA के हिसाब से, 206AA के हिसाब से टीडीएस का परसेंटेज कितना होता है बेटा, 20% होता है। यस, टीडीएस का परसेंटेज 20% होता है, लेकिन 194O के केस में ये 20% होने की जगह कितना परसेंट होगा बेटा, 5%। यस, सो any person who failed to furnish PAN, TDS will be at the rate of 5% instead of 20%. TDS will be at the rate of 5% instead of 20%. Yes. Right. So, individual HUF अगर ग्रॉस सेल्स अमाउंट 5 लाख रुपीज से ऊपर नहीं जा रही है तो आपके केस में टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। इज दैट डन? चलो जी मालिक, एक और था सेक्शन 194P, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। एक और था सेक्शन 194P, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में रखा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर में रखा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नया सेक्शन आया था। सेक्शन क्या कह रहा था कि अगर बैंक टीडीएस कर देता है सीनियर सिटीजन के केस में तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। यस, बैंक अगर क्या कर देता है, टीडीएस कर देता है सीनियर सिटीजन के केस में तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइलिंग की जरूरत नहीं है। सो मान लीजिए अगर कोई स्पेसिफाइड बैंक है, राइट, स्पेसिफाइड बैंक है और सीनियर सिटीजन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब क्या, जिसकी एज 75 ईयर्स और मोर है, जो रेसिडेंट है इंडिया का और जिसको सिर्फ 2 इनकम आ रही है, पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, जिसकी सिर्फ 2 इनकम आ रही है, पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम, राइट। और ये सीनियर सिटीजन क्या करता है, एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर देता है बैंक को कि इसको सिर्फ 2 इनकम आ रही है, राइट। स्पेसिफाइड बैंक क्या करेगा, स्पेसिफाइड बैंक इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा, अकॉर्डिंगली जितने डिडक्शन इनको 80C to 82U आते हैं वो देगा, रिबेट इफ एनी पॉसिबल होगा तो वो देगा, एंड विल डिडक्ट द अप्रोप्रिएट इनकम टैक्स। और उसकी जो बैलेंस इनकम आती है उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट टैक्स कौन डिडक्ट कर लेता है, बैंक डिडक्ट कर लेता है। तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो फिर सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। याद रखें यहाँ सीनियर सिटीजन का मतलब 75 ईयर है। तो अगर कोई भी स्पेसिफाइड बैंक क्या करता है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब कौन, अ पर्सन हु इज एज ऑफ 75 ईयर्स और अबव, जिसका
इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है, इसको सिर्फ 2 इनकम अराइज हो रही है, पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, और वो एक डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं। बैंक उनकी टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा, अकॉर्डिंगली डिडक्शन एंड रिबेट इफ एनी देगा, और जो भी इनकम आती है उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट टैक्स डिडक्ट कर लेगा। तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। याद आ रहा है मालिक यहाँ तक का सब कुछ? याद आ रहा है मालिक यहाँ तक का सब कुछ? इसके बाद में हम लोगों ने एक और सेक्शन देखा था 194Q, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन आया था 1/7/2021 से। सेक्शन कब से आया था? 1/7/2021 से। ये एग्जैक्ट रेप्लिका है 206C1H का, याद करके देखो, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है 206C1H का, राइट। क्या था सेक्शन? सेक्शन कहता था देखो 206C1H जो TCS वाला सेक्शन था, यहाँ पे सेलर को TCS डिडक्ट करना था अगर उसका सेल 50 लाख रुपीस से ऊपर जा रहा है। सेलर मतलब वो सेलर जिसका प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर कितने से ऊपर जा रहा है? 10 करोड़ से ऊपर, यस और नो। अब एग्जैक्ट कट कॉपी सेक्शन उल्टा कर दीजिए, एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट सेक्शन क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए और लेके आ जाइए 194Q। अगर बायर गुड्स परचेज कर रहा है, यहां पे अब सेक्शन को पूरा उल्टा कर दीजिए। बायर अगर गुड्स परचेज कर रहा है किससे? सेलर से, तो बायर को क्या करना है? TDS डिडक्ट करना है। अगर गुड्स बाइंग की वैल्यू कितने से एक्सीड कर रही है? 50 लाख रुपीस से एक्सीड कर रही है इन द प्रीवियस ईयर। अगर इन द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपीस से एक्सीड कर रही है तो 0.1% का क्या आएगा बेटा? TDS आएगा। 0.1% का क्या आएगा बेटा? TDS आएगा। बायर कोई एरा गैरा चलेगा क्या? नहीं। बायर मतलब वो होना चाहिए जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड करना चाहिए कितने रुपए से ऊपर? 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड करना चाहिए। एक्सीड करना चाहिए कितने रुपए से ऊपर का? 10 करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सीड करना चाहिए। तो ऐसे बायर को क्या करने की ज़रूरत है बेटा? TDS करने की ज़रूरत है। TDS करने की ज़रूरत है। सो बायर हु सेल्स और ग्रॉस रिसीट एक्सीड 10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर पेमेंट कर रहा है किसको? सेलर हु इज रेसिडेंट ऑफ अ वैल्यू फॉर गुड्स एक्सीड वैल्यू फॉर गुड एक्सीड 50 लाख रुपीज, तो 0.1% आएगा ऑन सम एक्सीडिंग 50 लाख। TDS आएगा 0.1% ऑन द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। यस, याद रखें 194Q हर तरीके के गुड्स के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो रेवेन्यू गुड्स हो, डजेंट मैटर। यस, सेक्शन अप्लाई करता है चाहे बायर रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। सेलर रेसिडेंट होना जरूरी है, बायर रेसिडेंट भी हो सकता है, बायर नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। यस, अगर मान लीजिए सामने वाले ने पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया, तो इंस्टेड ऑफ 0.1% TDS का रेट क्या होगा? 5%। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 206AA पैन नंबर अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो TDS का रेट कितना है बेटा? TDS का रेट है 20%। लेकिन सेक्शन 194O, सेक्शन 194Q ये ऐसे सेक्शन है जहां पे आपके लिए मैक्सिमम रेट कितना है बेटा? 5%। जहां पे आपके लिए मैक्सिमम रेट कितना है? 5% रादर देन 20%। याद आ रहा है आपको? राइट अच्छा जी सर, अब मान लीजिए सेलर का टर्नओवर भी एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ से इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, बायर का टर्नओवर भी एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ से इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अब TCS होगा या TDS होगा? अब TCS होगा या TDS? बोलो, मैंने क्लास के अंदर में बताया था, तुम्हें बोलना पड़ेगा। अब TDS होगा या TCS होगा? सर TDS होगा, क्योंकि TCS के अंदर में लिखा है अगर TDS के प्रोविजन सेपरेटली एप्लीकेबल है तो पहले TDS होना चाहिए। अगर TDS की प्रोविजन एप्लीकेबल है तो पहले क्या होना चाहिए? TDS होना चाहिए। तो अगर कभी 194Q एंड 206C1H भिड़ गए तो कौन जीतेगा? 194Q जीतेगा, राइट। चलिए यहाँ पे कुछ और बातें भी हम लोगों ने करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यहाँ पे कुछ और बातें भी थी अगर हमने याद आ रहा हो तो। मान लो यही अगर ऑनलाइन सेल है, राइट, सेलिंग थ्रू ऑनलाइन हो रहा है, तो ऐसे केस में मान लो 194O एंड 194Q दोनों भिड़ गए तो कौन जीतेगा? 194O जीतेगा। TDS विल बी डिडक्टेड अंडर 194O। याद आ रहा है तुमको? 206C1H और 194O दोनों भिड़ गए तो कौन जीतेगा? 194O जीतेगा।
194Q एंड 206C 1H दोनों भिड़ गए तो कौन जीतेगा सर? 194Q जीतेगा। याद आ रहा है तुमको? याद आ रहा है मालिक तुमको? If TDS is deducted under 194O, then 194Q is not applicable. Further, if both the section applies, then TDS will be deducted under 194O. If TDS under 194O and TCS under 206C1H is applicable, then TDS under 194O will be applicable. ये जो 50 लाख रुपीस की लिमिट काउंट करते रहेंगे, सेक्शन भले ही एक साथ 2021 से आया है, लेकिन ये 50 लाख की लिमिट जो हम काउंट करेंगे ये 1 अप्रैल से काउंट करेंगे, ये 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। हाँ या ना? राइट चलो मालिक, आपकी सुविधा के लिए ये पूरा चार्ट टीडीएस का और टीसीएस का यहाँ पे ऑलरेडी समरी चार्ट डाल के रखा है। ये एक बार आपने देख लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टीडीएस क्या है बेटा? ओवर है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कैटेगरी डाल देता हूँ टीडीएस टीसीएस की। राइट 194C 194H 194J 194I 194IA राइट 194M 194N 194Q 194O 194P 194 194A इतनी कैटेगरी टीडीएस की इंपॉर्टेंट है। इतनी कैटेगरी टीडीएस की क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो पूरा 206C 1F से लेके 1H तक के पूरा इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दो रेस्ट। अच्छा 194E भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालो, एक ही नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड आपको है तो उतना यहाँ डाल दो। राइट तो इसी के साथ हमारा टीडीएस टीसीएस भी क्या होता है मालिक? ओवर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाली चीज़ एक बार बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाली चीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। बाकी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस मालिक। तो मुझे बताइए जल्दी से, क्या आपको टीडीएस के अंदर में मज़ा आया? क्या आपको टीसीएस के अंदर में मज़ा आया? और अगर हाँ तो नीचे कमेंट कीजिए, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बीच में मेरा थ्रोट इन्फेक्शन था जिसके कारण मैं रिवीजन वीडियोस अपडेट नहीं कर पाया था, बट आप टेंशन अब मत लीजिए, अब फटाफट रिवीजन वीडियोस आते जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।